Assalamualaikum dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 9 of USA history. In this very lecture we will cover about the topic of 1945 पोस्ट वर्ल्ड का जो सिनारियो है ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बाइपोलैरिटी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना वो बाइपोलैरिटी में कन्वर्ट हुआ है। अब कल ही हम लोगों ने जो लेक्चर दिया था ना, ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऐसी कौन सी रीज़न थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया मतलब चली गई। ठीक है, उसमें जर्मनी का रोल क्या है, जर्मनी को शिकस्त हुई नहीं हुई, जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब किसने डाले, ठीक है, उसमें हम लोगों ने यूएसए का रोल देखा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ब्रिटेन ने किस तरह से यूएसए से मदद मांगी और यूएसए ने उसकी हामी भर ली। ठीक है, उसी के बाद हम लोगों ने इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएन की बॉर्ड देखी। ठीक है, यूएन किस मिशन के लिए बनाया गया था, ये वर्ल्ड के अंदर पीस कीपिंग मिशन को कंट्रोल करता था। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को ये पॉइंट्स तो क्लियर हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि किस तरह से ना यूएसए मतलब जब जर्मनी को शिकस्त होती है, जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरे 1945 में। ठीक है, एक गिरा 6 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा में, दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी में गिरा। टाइम पीरियड यही 1945 है। ठीक है, एक का नाम फैटमैन था, दूसरे का नाम लिटिल बॉय था। ठीक है, ये किस के ऊपर गिराए गए, जापान की सिटीज़ में गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि वर्ड बाइपोलैरिटी में क्यों कन्वर्ट हो गया। देखिए उस वक्त जो थी ना जर्मनी को जापान को बहुत ज़्यादा शिकस्त हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे किस तरह से लोगों का कत्लेआम हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब की वजह से कितना ब्लड शेड हुआ था, ये सारा कुछ हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जब 1945 के बाद टाइम पीरियड को अगर हम लोग नोट डाउन करें तो यहाँ से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वॉर का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोल्ड वॉर में एक्चुअली बैटल ग्राउंड में कोई किसी किस्म की जंग नहीं होती। ठीक है, बैटल ग्राउंड में जंग नहीं होती। यहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है, एक दूसरे की प्रॉक्सीज को यूज़ करके ना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है और उसको कमज़ोर रखने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। अब जब 1945 के बाद यूएन बन जाता है, ठीक है, और ब्रिटेन को इसमें पता हो जाती है, ठीक है, यूएसए उसका साथ देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वर्ड जो है ना वो बाइपोलैरिटी में चला जाता है। यहाँ पे यूएसएसआर बनता है। ठीक है, यूएसएसआर और यहाँ पे आप लोग बताएंगे यूएसए। अच्छा, यूएसए यूएसएसआर को काउंटर करता है। यूएसएसआर की जो भी स्ट्रेटजीज होती है ना वो यूएसए को काउंटर करने के लिए होती है। ठीक है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूएसएसआर जो है ना वो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से आप लोगों ने याद करना है, रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नाम है आप लोगों को माइंड में रहे, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, सोवियत यूनियन भी इसको कहा जाता है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये है हमारे पास यूएसएसआर। अब यूएसए जो अमेरिका है, ठीक है, यूएसएसआर जो है ना वो तकरीबन 15 to 16 स्टेट्स का जो है ना एक आप लोग समझ लें कि अलायंस होता है। ठीक है, इसमें 15 to 16 कंट्रीज शामिल होती हैं। यूएसए जब जो है ना अपना अलायंस बनाता है यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को काउंटर करने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करते हैं। एक दूसरे की प्रॉक्सीज को तो वो लड़वाते हैं, ठीक है, प्रॉक्सीज तो यूज़ करते हैं, लेकिन यूएसएसआर जो है ना और यूएसए जो है ना यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए एक पैक्ट साइन करता है, एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज करता है जिसको हम लोग नेटो के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब बनाई गई थी, 1945 में बनाई गई थी। ठीक है, इसका मकसद क्या था कि हम लोगों ने यूएसएसआर को काउंटर करना है। अच्छा, नेटो का जो चार्टर है ना उसमें यही कहा गया है कि नेटो के जो भी कंट्रीज़ होंगे, अगर एक कंट्रीज़ के ऊपर किसी भी कंट्री का अटैक होता है तो वो ऑल इन ऑल नेटो की ऑल कंट्रीज़ के ऊपर वॉर को मतलब डिक्लेयर करेगा। ठीक है, और नेटो की तमाम कंट्रीज़ ही उसको काउंटर करने के लिए एक्शन लेंगी। ठीक है, उसमें आया 15 स्टेट्स होंगी, उसमें 20 स्टेट्स होंगी, 30 होंगी, 32 होंगी। ठीक है, जितनी भी स्टेट्स होंगी ना नेटो की तमाम कंट्रीज़ एक ही फोर्स के साथ लड़ने की कोशिश करेंगी और उस कंट्री को मतलब वो जो भी उसके ऊपर अटैक करेगा उसको फिर सबक सिखाएंगे। ठीक है, अब यूएसएसआर क्या करता है, यूएसएसआर भी एक पैक्ट साइन करता है। ठीक है, वो पैक्ट उस पैक्ट का नाम क्या होता है जो यूएसएसआर बनाता है यूएसए को काउंटर करने के लिए, वो होता है वार्सा पैक्ट। ठीक है, याद रखना है, यूएसए क्या बनाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये वार्सा पैक्ट बनाता है। वार्सा पैक्ट का मकसद ही यही होता है कि किसको मैंने काउंटर करना है, यूएसए नेटो कंट्रीज को काउंटर करना है। ठीक है, वार्सा पैक्ट।
अच्छा, ये बाइपोलैरिटी में वर्ड किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ये मैंने सिनारियो आप लोगों को लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है, अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो काइंडली लेक्चर नंबर 8 को समझेंगे तो लेक्चर नंबर 9 समझ आएगा। क्योंकि जब 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है तो उसी के बाद ही वर्ड जो है वो बाइपोलैरिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसी में ही मैंने आप लोगों को ये बताया कि 1945 में अलायंस किस तरह बनते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखा जाता है। यहाँ पे इस तरह की आप लोग समझ सकते हैं कि एक वो बन रही थी ना, लोग जो कंट्रीज थी ना वो अलायंसेस बनाने में मसरूफ थी। ठीक है, कोई किसके साथ अलायंस बनाना था, कोई किसके साथ अलायंस बनाना, कोई सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहा था, कोई इकोनॉमिक के लिहाज से सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहा था। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को भी हम लोग इसी अपने लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी आप लोगों को एक ही साथ समझ आता है। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि देखें, पाकिस्तान आज़ाद कब होता है, 1947 में ये पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। देखें अब 1948 में इंडिया ने कश्मीर के बॉर्डर डिस्प्यूट के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। 1965 में भी अटैक कर दिया, 1971 में भी अटैक कर दिया, 1990 में हम लोग कारगिल के क्राइसिस को देखते हैं। अब देखें पाकिस्तान को मतलब सिक्योरिटी के चैलेंजेस रहते हैं। अफगानिस्तान की साइड्स के ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अटैक रहते हैं। ईरान की साइड के ऊपर भी आप लोगों ने 2024 में सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में किस तरह से एयर स्ट्राइक्स की गई और फिर रिटेलिएटरी एक्सरसाइजेज हुई पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। पाकिस्तान ने भी इन कंट्रीज़ के साथ अलायंस किया। पाकिस्तान ने किस ब्लॉक को चूज़ किया, उस वक्त कौन सी पॉलिटिक्स चल रही थी, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही। पाकिस्तान ने यूएसए को ज्वाइन किया, यानी वेस्टर्न अलायंस को उसने चूज़ किया। वेस्टर्न अलायंस किस लिए कि यूएसए जो था ना उस वक्त वर्ल्ड की इमर्जिंग पावर था। ठीक है, वो पावर कंसिडर किया जाता था। ठीक है, इसी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को काउंटर करने के लिए यूएसए के साथ अलायंसेस किए। पाकिस्तान ने कौन से अलायंसेस किए, सीटो और सेंटो ने साइन किए थे। ठीक है, चलिए ये तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बता दिया कि किस तरह से 1945 में यूएसएसआर और यूएसए बनता है। पाकिस्तान किस अलायंस को चूज़ करता है, पाकिस्तान किस ब्लॉक को चूज़ करता है, वेस्टर्न ब्लॉक को चूज़ करता है। ठीक है, जबकि इंडिया और भी कंट्रीज जो होते हैं ना वो नैम को चूज़ करती हैं, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट को। ठीक है, कि हम लोग किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, नैम को इंडिया जो है ना स्पेसिफिकली किसको चूज़ करता है, किस ब्लॉक को चूज़ करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं कि किस तरह से दो सुपर पावर बनी। ठीक है, उनकी बिगिनिंग किस तरह से होती है, उनके डिफरेंट पार्ट्स, वर्ड को किस तरह से वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ना उनकी डिवीजन होती हैं। फर्स्ट डिवीजन यूरोप की होती है। ठीक है, जिसमें वेस्टर्न साइड्स जो है ना वो यूएसए के पास आते हैं, ईस्टर्न साइड यूएसएसआर के पास आती हैं। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना वो यूएसए को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न अलायंस बनता है जिसको हम लोगों ने नेटो का नाम दिया। जबकि वेस्टर्न अलायंस जो है ना वो अब देखें ईस्टर्न अलायंस जो है ना वो यूएसएसआर का साथ दे रहा है। ठीक है, वेस्टर्न अलायंस जो है ना वो तमाम नेटो कंट्रीज़ हैं। देखें मैप के थ्रू थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, हमारे पास डायरेक्शंस बन जाती हैं। ऊपर है हमारे पास नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ, वही लिखते हैं तो वेस्ट और ईस्ट बन जाते हैं। देखें जाहिर है हमारे पास यहाँ पे है रशिया। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है कनाडा, कनाडा के बिल्कुल साथ ही बॉर्डर में अमेरिका है, फिर उसका मेक्सिको का बॉर्डर, फिर यहाँ पे कहीं जाके साउथ अमेरिका मिलता है, यहाँ पे आप लोग अलास्का को बनाएंगे, यहाँ से रशिया फेडरेशन मिलती है, यहाँ पे है यूएसए की हवाई स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह के आइलैंड्स हैं। ठीक है, वो तो मतलब बात की बात है। ठीक है, अब देखिए ये दो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गया, वर्ल्ड जो है ना दो ब्लॉक्स में। जो भी वेस्टर्न साइड की कंट्रीज थी ना वो किसके साथ मिलकर एक पैक्ट साइन करती हैं, यूएसए के साथ मिलकर एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं नेटो का। ठीक है, ये है हमारे पास नेटो। ये कब बनती है, 1945 में या नेटो हमारी बन गई। क्या होता है कि जो हमारी ईस्टर्न साइड वाले जो भी कंट्रीज होते हैं ना वो किसका साथ देती हैं, यूएसएसआर का साथ देती हैं। वो किसके कौन सा पैक्ट साइन करती हैं, वार्सा पैक्ट साइन करती हैं। वार्सा पैक्ट कब बनता है, 1955 में बनता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने मैप के थ्रू समझा। ठीक है, वेस्टर्न साइड वाली कंट्रीज वेस्टर्न अलायंस के साथ मिलकर एक नेटो बनाती हैं। ईस्टर्न साइड वाली जो भी कंट्रीज होते हैं ना वो यूएसएसआर के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट साइन करती हैं। ठीक है, दोनों का मकसद क्या होता है, एक दूसरे को काउंटर करना, एक दूसरे को प्रॉक्सीज के थ्रू नुकसान पहुंचाना।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सीटो और सेंटो बनती हैं। नैम का क्या कॉन्सेप्ट है, नैम भी मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन अलाइन मूवमेंट है, जिसके थ्रू जो है ना न्यूली इंडिपेंडेंट जो भी कंट्रीज था ना, जिस तरह मैंने आप लोगों को इंडिया यूगोस्लाविया का बताया कि वो किस तरह से उनको डर था कि हम लोग ना हमारी जो फ्रीडम है ना वो दोबारा ख़तरे में ना पड़ जाए, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक कॉलोनियल टाइम पीरियड से आ रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस के टाइम पीरियड से आ रहे थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि हम लोग दोबारा किसी भी गुलामी का शिकार ना हो जाए। अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, रीजंस क्या थी कि दो सुपर पावर एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। एक तो आइडियोलॉजिकल रीजंस थी, आप लोग बताएंगे कि किस तरह आइडियोलॉजिकल रीजंस की बेसिस के ऊपर ये झगड़ा कर रहे थे। आइडियोलॉजिकल रीजन से क्या मुराद है, मीन्स यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट की बात थी कि किस तरह से यूएसए कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था, यूएसएसआर जो है सोशलिस्ट को सपोर्ट करता था। उसके बाद जो है ना रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे थे। इनकी रीजंस क्या क्या थी कि ये लोग दो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए। एक तो आइडियोलॉजिकल रीजंस थी। ठीक है, ये है हमारे पास आइडियोलॉजिकल रीजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना, रिसोर्सेज को गेन करना और रिसोर्सेज की एक्यूमुलेशन के ऊपर ये बिलीव करते थे कि हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने ना मतलब टेरिटरीज के ऊपर वेपनाइजेशन की। ठीक है, वेपनाइजेशन के थ्रू भी ये लोग इलाकों को हथियाना चाहते थे। ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस किए जाते थे। ठीक है, वेपनाइजेशन के थ्रू डराना चाह रहे थे, प्रॉक्सीज को यूज़ करते थे। उसके बाद सिपाही करते थे, मतलब जासूसी वगैरह करते थे। ठीक है, म्यूटनी अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते थे कि दुनिया जो है ना वो बाई पोलैरिटी की तरफ चली गई। ये मैंने रीजंस बता दी। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को इसका तमाम जो इस हमारे चैप्टर का या हमारे टॉपिक का वो था ना कॉन्टेक्स्ट था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये तब तक आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 समझ नहीं आएगा जब तक आप लोग लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस पहले नहीं सुन लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने लाजमी तौर पर लेक्चर नंबर 9 को देखना है ताकि आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 समझ आ सके। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 समझ आएगी तो उसके बाद पोस्ट 1945 का वर्ड सिनारी बताना है ना। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 को लाजमी तौर पर समझें। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है ना वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, रीजंस क्या थे, हिटलर का क्या कॉन्सेप्ट था, डिक्टेटरशिप किस तरह आती है, मॉसोलिनी का क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके मैंने ईच एंड एवरी स्टेप्स बताए हैं, किस तरह स्टार्ट होती है यूएनओ, किस तरह बनती है और एंड किस तरह से उसका होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये पोस्ट 1945 का वर्ड सिनारियो बताया, बाइपोलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।